हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एमआर लीगोलॉजी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इनविटेशन टू ऑफर और रिवोकेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सेप्टेंस के टॉपिक से। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA 1872 हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि ऑफर क्या होता है। जब एक ऑफर कोई बनाता है और उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, या कहें एक प्रॉमिस बन जाता है। जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऑफर अगर उसको एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो एग्रीमेंट बनता है, और वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। ऑफर हमने कंप्लीट देख लिया, ऑफर क्या होता है। ऑफर हमने देखा, ऑफर को डिफाइन करता है सेक्शन 2A, जिसमें सेक्शन 2A कहता है ऑफर मीन्स when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything, सेक्शन 2A ऑफर को डिफाइन करता है कि when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything is called an offer। तो ये हो गया ऑफर। अब एक्सेप्टेंस क्या होती है? जैसे सेक्शन 2 डिफाइन करता है ऑफर को, उसी तरीके से सेक्शन 2B डिफाइंस एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2B क्या कर रहा है? सेक्शन 2B कहता है when the person to whom offer is made signifies his assent thereto, the proposal offer is said to be accepted। सेक्शन 2B क्या कह रहा है? when the person to whom, जब किसी पर्सन के लिए कोई ऑफर बनाया गया है, अगर वो पर्सन सिग्निफाई करता है असेंट, अपनी
जो असेंट है उसको सिग्निफाई करता है, तो जो प्रपोजल है या ऑफर है वो एक्सेप्टेड हो जाता है, वो एक्सेप्टेड हो जाता है। और जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है, इट बिकम्स प्रॉमिस, इट बिकम प्रॉमिस। तो जो ऑफर है, कहने का मतलब है जो ऑफर है अगर उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस। तो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सेप्टेंस क्या है। जब एक पर्सन, उसके लिए एक ऑफर बनाया जाता है और वो अपनी असेंट को सिग्निफाई करता है, असेंट को सिग्निफाई करता है, तब जो प्रपोजल है, जो ऑफर है, वो एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ आता है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए और जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता, अगर कुछ भी डाउट रहता है या कुछ अलग टॉपिक है जिससे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। acceptance must be communicated by the offering or his authorized agent। तो फर्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड एक्सेप्टेंस की, वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है बाय द ऑफरर, ऑफरर के सॉरी बाय द ऑफरी एंड हिज ऑथराइज्ड एजेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, मान लीजिए ए ने बी के लिए ऑफर बनाया, ए ने बी के लिए ऑफर बनाया कि मैं 1 लाख की अपनी कार सेल करना चाहता हूं। बी ने कहा मैं सोच के बताता हूं शाम तक। अब बी ने ये सोच लिया कि हाँ उसे कार लेनी है नहीं लेनी। अब बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने कम्युनिकेट नहीं किया ए को कि हाँ मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूं या हाँ मैं तेरे एक्सेप्ट को और तेरे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। तो अगर बी कम्युनिकेट नहीं करता, तब तक जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड माना नहीं जाएगा।
और बी ने अगर कम्युनिकेट कर दिया तो वो ऑफर एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो कम्युनिकेशन है वो होना बहुत जरूरी है। बी के द्वारा कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है, ऑफरी के द्वारा कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। और अगर बी नहीं कर सकता तो जो बी ने किसी मान लो सी पर्सन को, किसी सी पर्सन को ऑथराइज किया है, सिर्फ वो ही एक्सेप्टेंस दे सकता है उस ऑफर के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बी का फ्रेंड है डी, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बी ने डी को ऑथराइज नहीं किया इस चीज के लिए, बी ने सी को ऑथराइज किया है। तो सी अगर अपनी असेंट देता है, अपनी जो ऑफर है उसको कम्युनिकेट करता है कि हाँ मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। या तो बी को करना पड़ेगा या फिर जो बी का जो ऑथराइज एजेंट है उसको करना पड़ेगा। बी के बिहाफ पे कोई उसका फ्रेंड, उसके पेरेंट्स या उसका कोई ब्रदर वो अगर असेंट देता है, वो कम्युनिकेट करता है, तो वो मान्य नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी। तो ऑफरी के द्वारा या उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा ही जो ऑफर है, जो एक्सेप्टेंस है, वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। अब मान लीजिए ए ने बी के लिए ऑफर बनाया, ए ने बी के लिए ऑफर बनाया और बी ने कहा मैं शाम तक तुझे सोच के बताता हूँ, बी ने कहा मैं शाम तक सोच के बताता हूँ। अब बी ने बाद में घर जाके सोचा समझा, सारे ऑफर को समझा, पूरे ऑफर को समझा, समझने के बाद उसने मन ही मन सोच लिया या दिमाग में सोच लिया कि हाँ मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, या मैं इस जो भी ऑफर, मान लीजिए कार सेल कर रहा है वो 1 लाख में, ठीक है, कार सेल कर रहा है, तो बी मन ही मन ये सोच रहा है, दिमाग में सोच रहा है कि हाँ मैं एक ही कार खरीद लूंगा। लेकिन उसने कम्युनिकेशन नहीं करी, कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन मन ही मन में सोच लिया, तो उस केस में जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं होगी। तो उस केस में जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि बी को कम्युनिकेट करना ही होगा, मन में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। मन में सोच लिया, दिमाग में सोच लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला, बी को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक केस है, केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसको आप याद रखें और जो अगर पेपर में आता है तो इसको जरूर लिखें। फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले, फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले। इस केस में कोर्ट ने कहा था, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट mere mental assent is not sufficient acceptance of an offer। तो फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले केस में कोर्ट ने ये कहा था कि मेयर मेंटल असेंट इज नॉट सफिशिएंट एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। टू constitute the acceptance such assent must be communicated so mental acceptance is not a valid acceptance। जो मेंटल एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस केस लॉ में जो कोर्ट है उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो मेंटल एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं है।
तो जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। इसको लेके एक इंपॉर्टेंट केस लो है, ओवेल वर्सेस ली। इस केस में क्या था, इस केस में एक स्कूल था, उस स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट हुई थी, खाली हुई थी। तो वहां पे कई लोगों ने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। उसमें से एक था पवेल। पवेल ने भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। अब इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होने के बाद जो पीएन है वो पवेल के पास आता है और बोलता है कि मुबारक हो, आप प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिए गए हैं। ये बात पीएन ने की थी, मतलब अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कि पवेल को एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिया गया है। बट पीएम के कहने पे पवेल ने मान लिया कि उसको एज अ प्रिंसिपल नियुक्त कर लिया गया है, एज अ अपॉइंट कर लिया गया है। अब जब ऑफिशियल नोटिस आया, उस ऑफिशियल नोटिस में किसी और को प्रिंसिपल बना दिया गया था। जब पवेल को इस बात को पता लगा तो वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके उसने कहा कि मैंने ऑफर दिया था एज अ प्रिंसिपल बनने के लिए और उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने किसी और को प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिया, तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच करा है। अब इस केस में कोर्ट के सामने क्वेश्चन राइज होते हैं, क्वेश्चन राइज हुए कि जो पवेल है, जो पवेल है उसको जो एक्सेप्टेंस दी गई है, क्या वो ऑफरी के द्वारा दी गई है? जो एक्सेप्टेंस है क्या वो ऑफरी के द्वारा दी गई है, मतलब जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा दी गई है? क्या जो एक्सेप्टेंस है क्या वो मैनेजमेंट के द्वारा दी गई है, या फिर मैनेजमेंट के किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के द्वारा दी गई है? कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन राइज हुए। क्या जो एक्सेप्टेंस है, जो पवेल को एक्सेप्टेंस दी गई प्रिंसिपल बनने की, क्या वो मैनेजमेंट ने दी थी, स्कूल मैनेजमेंट ने दी थी, या स्कूल मैनेजमेंट के किसी ऑथराइज एजेंट ने दी थी? लेकिन बाद में कोर्ट के सामने बात सामने आई कि जो एक्सेप्टेंस थी वो ना तो मैनेजमेंट ने दी थी और ना ही मैनेजमेंट के किसी ऑथराइज एजेंट ने दी थी, वो दी थी पीएन ने, वो दी थी पीएन ने। अब जो पीएन था वो ना ही मैनेजमेंट का मेंबर था और ना ही वो ऑथराइज्ड एजेंट था मैनेजमेंट का। तो कोर्ट ने कहा कि जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की गई है वो ना तो ऑफरी के द्वारा कम्युनिकेट की गई है, ना ही उसके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा कम्युनिकेट की गई है। तो इस केस में जो पवेल का क्लेम है वो वैलिड नहीं है, जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है। इस केस में जो पवेल का क्लेम था वो वैलिड नहीं था और उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए बाय द ऑफरी और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और हो सके तो आपको और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम सब जुड़ सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस शुड बी, सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड।
जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। देखिए मान लीजिए ए ने कहा बी को कि मैं अपनी कार 1 लाख में खरीदना चाहता हूँ और बेचना चाहता हूँ। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार 1 लाख में तुझे बेचना चाहता हूँ, और बी ने कहा कि मैं तेरी कार खरीदना तो चाहता हूँ पर 1 लाख में नहीं, 80,000 में, 80K में, 80,000 में मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूँ। तो इस केस में जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अनक्वालिफाइड नहीं है। इसमें जो एक्सेप्टेंस है वो कौन सी है, वो क्वालिफाइड है। एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस कौन सी होती है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है मैं तेरी कार 1 लाख में खरीद लूंगा, कि ठीक है मैं तेरी कार 1 लाख में खरीद लूंगा, वो होती एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। लेकिन इसने काउंटर ऑफर बनाया तो काउंटर ऑफर गिना जाता है एज एब्सोल्यूट क्वालिफाइड कंडीशन। इसमें लग रही है, इसमें क्या है, उसने कंडीशन साथ में लगा दी कि ठीक है मैं खरीदना तो चाहता हूं लेकिन 80,000 की खरीदना चाहता हूं, 1 लाख की नहीं। तो इसमें कंडीशन लगा दी गई है, कंडीशन लगा दी गई है जिस जो आता है क्वालिफाइड के अंदर। तो ये एक क्वालिफाइड कंडीशन है। तो इसलिए ये जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, acceptance should be made, acceptance should be made in some, acceptance should be made in some usual and reasonable manner, reasonable manner। जो एक्सेप्टेंस है वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। unless the proposal prescribe unless the proposal prescribes the manner of acceptance। अब जो थर्ड पॉइंट है ये बोल रहा है जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब ये कौन से मैनर हुए, मान लीजिए बाय पोस्ट के थ्रू जो एक्सेप्टेंस है उसको मतलब पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट की गई है, या फिर टेलीग्राम, या फिर कॉल करके जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्ट की गई है, जो ऑफर है प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ये आपके हो गए रीजनेबल मैनर। लाइक व्हाट्सएप मैसेज, आज के टाइम में व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, ये सारे रीजनेबल मैनर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बोलता है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब, जब तक जो प्रपोजल है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता कि जो मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो क्या है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ए ने एक ऑफर निकाला, ए ने एक ऑफर निकाला बी के लिए कि मैं तुझे 1 लाख में अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, 1 लाख में अपनी कार सेल करना चाहता हूँ। और अगर तुझे ये कार लेनी है, अगर तुझे, बी को बोल रहा है अगर तुझे ये कार लेनी है तो अपनी एक्सेप्टेंस थ्रू ईमेल भेज दे मुझे, थ्रू ईमेल, यहां पे ईमेल भी लिखूं, थ्रू ईमेल मुझे भेज दे अपनी एक्सेप्टेंस, तो ही मैं मान लूंगा कि जो ऑफर है तूने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब जो प्रपोजल है या ऑफर है उसमें जो ऑफर है उसमें जो मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब कर रखा है, बता रखा है कि किस वे में तूने अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो भेजनी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर मीन्स कि इनमें से किसी भी तरीके से नॉर्मल कंडीशन में जो ऑफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस भेज सकता है, पोस्ट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी वे में जो ऑफरी है अपनी एक्सेप्टेंस भेज सकता है, वो यूजुअल और रीजनेबल मैनर है। लेकिन अगर ऑफर में या प्रपोजल में वो प्रिस्क्राइब कर रखा है, बता रखा है कि किस वे में अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो भेजनी है, तब तक फिर ये काम नहीं करेगा। फिर सिर्फ और सिर्फ जिस वे में, मान लीजिए उसने बोला है टेक्स्ट मैसेज में, तो टेक्स्ट मैसेज में अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी पड़ेगी। मान लीजिए उसने बोला है व्हाट्सएप मैसेज, तो व्हाट्सएप मैसेज में, तो उसी वे में अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी पड़ेगी ऑफरी के द्वारा, ऑफरी को अपनी एक्सेप्टेंस उसी वे में भेजनी पड़ेगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक, एक लाइक करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो फ्रेंड सर्कल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो BA LLB कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, और तो उनको भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये लेक्चर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि सभी को इसका फायदा हो और सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड, acceptance should be made while the offer is still subsisting, while the offer is still subsisting। फोर्थ पॉइंट कहता है जो ऑफर है, ऑफर शुड बी मेड while the offer is still subsisting। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए ए ने 1 जनवरी को ऑफर निकाला, जनरल पब्लिक के लिए ऑफर निकाला, जनरल पब्लिक के लिए, जीपी, जनरल पब्लिक के लिए ऑफर निकाला कि भाई मैं अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूं, कि मैं अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूं। अगर किसी को लेनी है, अगर किसी को वो कार लेनी है तो वो मुझे 7 जनवरी तक, 7 जैन तक एक्सेप्टेंस दे सकता है, 7 जनवरी तक अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। और अगर 7 जनवरी के बाद देगा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है, जब तक ऑफर है, सब्सिस्टिंग है, तब तक ही अपनी एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता। एक बार ऑफर खत्म हो गया तो फिर जो एक्सेप्टेंस होगी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ना ही वो मान्य होगी। तो जो ऑफर है वो कब तक उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए? जब तक वो ऑफर सब्सिस्टिंग है, जब तक वो ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ। जब वो ऑफर खत्म हो जाए फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस देते भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल
सबसिस्टिंग द ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ तब तक एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो ए ने अपनी कार का जो ऑफर निकाला था, वो सेल करने का ऑफर निकाला था 1 जनवरी को, और उसने लास्ट डेट दी थी 7 जनवरी 7 जनवरी तक अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं जिसको लेनी है। अगर 7 जनवरी के बाद दी तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो ये था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, ये 4 पॉइंट आपने देखे, शायद आपको समझ भी आए होंगे। कोशिश पूरी की है अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात आती है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने देखा था कि जो ऑफर है उसको कैसे रिवोक किया जा सकता है, इसलिए हमने लेक्चर में देखा रिवोकेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल। तो हमने देखा सेक्शन 6 ऑफ ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो बात करता है कि किन किन वे से जो ऑफर है या प्रपोजल है उसको रिवोक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन का मतलब है कैंसिल करना, खत्म करना, कैंसिल करना या खत्म करना, खत्म करना, कैंसिल करना या खत्म करना, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जो एक्सेप्टेंस है उसको कैसे रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए ने ऑफर निकाला बी के लिए कि मैं तुझे अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूं। अब मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन क्या होगा, जो बी है वो ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बी जो है वो ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो एक्सेप्टेंस है, ये जो एक्सेप्टेंस है इसको कब रिवोक किया जा सकता है, इसको रिवोक कब किया जा सकता है। तो इस एक्सेप्टेंस को रिवोक मतलब तभी किया जा सकता है अगर जो एक्सेप्टेंस है इसके बारे में ए को पता नहीं लगा। जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो ए तक नहीं पहुंची, जो एक्सेप्टेंस है कि बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर बी ए को नहीं पता लगा तो बी के पास तब तक का टाइम है कि वो अपने जो ऑफर है उसको रिवोक कर सकता है, जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ए ने मुझे ऑफर दिया कि मैं तुझे अपनी कार 1 लाख में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अभी इसके बारे में ए को नहीं पता। जब तक ए को नहीं पता कि मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तब तक मेरे पास चांस है, मेरे पास टाइम है कि मैं उसके ऑफर जो मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है उसको रिवोक कर सकता हूं, उसको खत्म कर सकता हूं। बट अगर ए के पास मेरा जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो पहुंच गया या उसे पता लग गया कि जो मैंने ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जो एक्सेप्टेंस है वो फिर रिवोक नहीं हो सकती। फिर जो ऑफर है वो एक एग्रीमेंट बन जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इसके बारे में ए को पता लग गया तो जो ऑफर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा या फिर एग्रीमेंट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक रिवोकेशन। आज हमने देखा एक्सेप्टेंस, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो BA LLB कर रहे हैं अपने उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आपके, उनमें आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम तक जुड़ सके और इसका फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।